हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी पेपर 3 है, अधिगम तथा शिक्षण, इंग्लिश में लर्निंग एंड टीचिंग, उस बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अवस्थाएं, फेज ऑफ टीचिंग। क्या है इसका आंसर? शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट, पूर्व तत्परता अवस्था या फिर प्री एक्टिव फेज। यह कक्षा में जाने से पहले की योजना बनाने की अवस्था है। इसमें शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है, पाठ्य वस्तु का चयन करता है, पाठ्य वस्तु होती है आपकी बुक्स, और शिक्षण विधियों की योजना बनाता है। कहने का मतलब है, क्लास में जाने से पहले एक टीचर अपने पढ़ाने को लेकर जो भी तैयारियां करता है वो आती है आपकी प्री एक्टिव स्टेज में। ठीक है। नेक्स्ट, अंतः प्रक्रिया अवस्था या फिर इंटरएक्टिव फेज। जब टीचर क्लास में चला जाता है और बच्चों के साथ जो बातचीत करता है, अंतक्रिया करता है, तो वो सब आपकी इंटरएक्टिव फेज में आता है। जैसे यह वह समय है जब शिक्षक वास्तव में कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत करता है और इसमें मौखिक और अशाब्दिक अंतक्रिया शामिल होती है, जैसे प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण देना। स्पष्टीकरण का मीनिंग होता है किसी क्वेश्चन को या लेसन को एक्सप्लेन करना और छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षण पश्चात अवस्था या पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब क्या है, टीचर ने अपनी योजना भी बना ली है, बच्चों को पढ़ा भी दिया है, अब लास्ट में टीचर क्या करेगा? पोस्ट एक्टिव फेज में यह मूल्यांकन का चरण है। शिक्षक यह जांचता है कि निर्धारित उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो भी टीचर ने पढ़ाया, बच्चा, अब जो टीचर है बच्चे की जांच करेगा कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। और वो जांच एक टीचर कैसे करेगा? परीक्षण होता है, उसका टेस्ट लेगा बच्चों का, फिर उस पर फीडबैक देगा, और जो भी उसको फीडबैक मिला, अगर सभी बच्चों ने अच्छा सीखा है तो अच्छी बात, अगर बच्चों ने नहीं सीख पाए हैं बच्चे, तो जो एक टीचर है वो अपनी शिक्षण की जो तकनीक्स होती हैं उसमें सुधार करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, अनुरूपण या फिर सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन या फिर अनुकरण एक ऐसी तकनीक है जहां छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थिति का कृत्रिम या फिर नकली अनुभव दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बीएड और डीएलएड में यह बहुत ही लोकप्रिय एग्जाम्पल मिलेगा आपको, जहाँ पर छात्र अध्यापक अपने सहपाठियों के सामने शिक्षण का अभ्यास करते हैं। जैसे हम बीएड करते हैं या फिर डीएलएड करते हैं, तो हम उस टाइम पे रियल टीचर नहीं होते, लेकिन उस टाइम पे हम क्या करते हैं? टीचर बनने की एक्टिंग करते हैं, टीचर की तरह ही क्लासरूम की व्यवस्था करते हैं, टीचर की तरह ही हम पढ़ाते हैं अपने सहपाठियों के सामने। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी वास्तविक जोखिम के कौशल, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। ठीक है, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अधिगम की अवस्थाएं, फेज ऑफ लर्निंग। देखो बच्चों, क्या डिफरेंस होता है टीचिंग में और लर्निंग में? टीचिंग में हम दूसरों को सिखाते हैं, ठीक है, उसमें हम दूसरों को सिखाते हैं और उसमें हम एज ए टीचर प्ले करते हैं। और लर्निंग में होता है हम खुद सीखते हैं। ठीक है, तो आपको बतानी है यहाँ पर सीखने की अवस्थाएं या फिर लर्निंग की अवस्थाएं। अधिगम की मुख्य अवस्थाएं या फिर सीखने की मुख्य अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अर्जन, नई जानकारी या कौशल को पहली बार सीखना। ठीक है, फिर आपका फ्लुएंसी, प्रभाव, सीखे गए कार्यों को शुद्धता और गति के साथ करना, कि हमने जो भी अर्जन किया है, जो भी हमने सीखा है उसको गति के साथ करना। ठीक है, फिर होता है रख रखाव, समय बीतने के बाद भी सीखे हुए ज्ञान को याद रखना, कि जो भी हमने सीखा है उसको, ये नहीं कि हमने आज सीखा उसको कल हम भूल गए, नहीं, उसको एज ए स्किल उसको अपने माइंड में याद रखना है। ठीक है, फिर है आपका सामान्यकरण,
सीखे हुए ज्ञान को अलग अलग परिस्थितियों में लागू करना। ठीक है, ये नहीं है कि आपने ज्ञान ले लिया और अपने माइंड में रख लिया, नहीं, इसको यूज़ करो, तभी तो कुछ फ़ायदा है ना कि आपने कुछ सीखा है। तो जो भी परिस्थिति आए और जो भी आपने ज्ञान लिया है, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस ज्ञान को आप यूज़ करो, तभी सीखने का मीनिंग बनता है। उसको बोलते हैं हम सामान्यीकरण। ठीक है, उसके बाद है आज का आपका 4th क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये भी आपका अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया था आपका E.L. थॉर्नडाइक ने। उन्होंने क्या कहा है, अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाने की प्रक्रिया है। देखो, थॉर्नडाइक ने अपना जो ये सिद्धांत दिया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उनका मानना था कि चाहे कोई भी एनिमल हो या कोई भी पक्षी हो या इंसान हो, सभी कैसे सीखते हैं, वो प्रयास एवं भूल से सीखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो देखो, अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में हम गलती करेंगे, गलती को ही इन्होंने भूल कहा। लेकिन जैसे ही हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्रयास करेंगे, तो क्या होता है, जितने अधिक आपके प्रयास होते हैं उतनी ही आपकी जो भूल है, गलतियाँ कम होती जाती हैं। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि स्टार्टिंग में इंसान हो या फिर जानवर कोई भी काम करते हैं तो भूल करते हैं, लेकिन जैसे ही उस काम को बार बार करते हैं, अर्थात तो प्रयास करते हैं, तो भूलों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। और जो थॉर्नडाइक का मुख्य विचार क्या था, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो वह कई प्रयास करता है, बार बार गलतियां करने के बाद वह सही प्रतिक्रिया को चुनना सीख जाता है। और लास्ट में क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है, हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, हमारा प्रयास इतना हो जाता है कि हम भूल करते ही नहीं हैं। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स के बाहर उन्होंने एक मछली का मांस का टुकड़ा रख दिया और बॉक्स के अंदर उन्होंने छिपाकर एक बटन लगा दिया। और वो बटन का क्या काम था, अगर हम उस बटन पर प्रेस करेंगे तो बॉक्स खुल जाएगा। अब क्या, बाहर खाना है, अंदर बिल्ली है पिंजरे के, और बटन का बिल्ली को नहीं पता है। अब बिल्ली मांस के टुकड़े को देखती है, मछली के टुकड़े को देखती है, तो उसको पाने का प्रयास करती है। बार बार वो पिंजरे में अपने पंजे को इधर उधर मारती है ताकि वो बाहर निकल सके। तो क्या होता है, गलती से जो उसका पंजा है उस बटन पर लग जाता है। जैसे ही पंजा उस बटन पर लगता है तो बॉक्स खुल जाता है। अब बिल्ली क्या करती है, बाहर जाती है और मांस के टुकड़े को खा लेती है। फिर वो अंदर आती है, जैसे ही अंदर आती है फिर बॉक्स बंद हो जाता है। तो बिल्ली फिर अपने पंजे मारती है। स्टार्टिंग में तो गलती से उसका पंजा उस पर लग जाता है और जो बॉक्स था वो खोलता रहता है। लेकिन लास्ट में बिल्ली समझ गई कि यहाँ पे ऐसा कोई बटन है, ये जो बटन है, अगर मैं इस बटन पर अगर मैं टच कर रही हूँ तो बॉक्स खुल जाता है। तो बिल्ली क्या करती है, अब इधर उधर पंजे ना मारकर सीधा उस बटन पर ही पंजा अपना मारती है, तो बॉक्स खुल जाता है। अब बिल्ली समझ गई कि ये बटन बॉक्स को खोलने का। और एक टाइम ऐसा आया, बिल्ली ने बिल्कुल इधर उधर पंजे ना मारकर डायरेक्ट बटन पर ही पंजे मारती है। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करने का प्रयास किया कि जैसे ही बिल्ली ने बार बार प्रयास किया तो उसकी एक टाइम ऐसा आया कि जो उसकी भूल थी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सहकारी अधिगम या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग। यह एक शिक्षण रणनीति है जिसमें छोटे समूहों के छात्र एक सामान्य शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कहने का मतलब है, इसमें जो बच्चे होते हैं ना, ग्रुप में काम करते हैं अपने शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसमें छात्र न केवल अपने सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वे अपने समूह के साथियों की मदद के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, बच्चा खुद तो सीखता ही है, साथ ही साथ वो अपने इसके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको भी सिखाता है। और इसमें क्या होता है, यह टीम वर्क, संचार कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। जो आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसमें हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो टीम वर्क आपका अच्छा होता है, एक दूसरे के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है और आपके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी विकसित होती है। ठीक है, तो ये इसके फायदे थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क उद्वेलन की प्रकृति और आवश्यकता या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर मस्तिष्क उद्वेलन क्या है, एक
सृजनात्मक तकनीक है। सृजनात्मक का मीनिंग होता है क्रिएटिव, ठीक है, जहाँ एक विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे विचार उत्पन्न किए जाते हैं। क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे सामने एक समस्या रख दी जाती है और फिर हम उस समस्याओं को हल करने के लिए अपने माइंड से अलग अलग विचार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो भी विचार हमारा लास्ट में सही होता है, जिससे उस समस्या का सॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम लास्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रकृति, इसमें विचारों की गुणवत्ता से अधिक उनकी संख्या पर ध्यान दिया जाता है। किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती, ठीक है। आवश्यकता, यह छात्रों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अब ये बताया है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपकी, उसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो आपकी थिंकिंग, आपके अंदर क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है, ठीक है, और आपके अंदर जो आलोचनात्मक सोच भी विकसित होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है आपकी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है क्योंकि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, समस्या का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इनसे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उपचारात्मक शिक्षण की अवधारणा और विशेषताएं। उपचारात्मक शिक्षण वह निर्देश है जो उन छात्रों के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें सामान्य शिक्षण के बाद भी कुछ अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। देखो क्या बोला है इसने, रेमेडियल टीचिंग या फिर उपचारात्मक शिक्षण। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, देखो कई बार हम क्लास में अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम बच्चों को क्या देते हैं, रेमेडियल टीचिंग। उन कमियों को दूर कर देते हैं हम रेमेडियल टीचिंग के थ्रू, तो बच्चा सीख जाता है और जो दूसरे बच्चे हमारी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लेवल में वो आ जाता है, ठीक है। अब है अवधारणा, यह अधिगम की कमियों को दूर करके और छात्रों को कक्षा के स्तर पर लाने का एक प्रयास है, ठीक है, कि बच्चों की लर्निंग में जो भी कमी है उसको दूर कर दिया और जो क्लास के दूसरे बच्चे उनके लेवल में उसको ला दिया। अब इसकी विशेषताएं, यह निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। पहले उसकी गलतियों को पता लगाते हैं टेस्ट करके, उसके बाद उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं। नेक्स्ट, यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों पर केंद्रित होता है, ठीक है। थर्ड, इसका उद्देश्य छात्रों के विशिष्ट दोषों और कमजोरियों को दूर करना है, ठीक है। बच्चों के अंदर जो भी लर्निंग से रिलेटेड कमजोरियाँ हैं उसको दूर करती है हमारी रेमेडियल टीचिंग। तो आज की हमारी इस वीडियो में आपके लिए 7 क्वेश्चन थे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई होप अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।